हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांश। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक वीक वन का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे। हम कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको सिर्फ डेफिनेशंस याद ना करनी पड़े बल्कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ आए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनविजिबल हैंड, मार्जिनल थिंकिंग, संक कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर यानी पीपीएफ, सर्कुलर फ्लो मॉडल और पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का सिंपल मीनिंग है स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के डिसीजन स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर क्या खरीदेगा, एक हाउस होल्ड कितना स्पेंड करेगा, एक कंपनी किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेट करेगी। अगर हम एक सिंगल कंपनी, एक हाउस होल्ड या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्टडी कर रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब मैक्रो का मतलब है इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड लार्ज स्केल इशूज़ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। सो ट्रिक याद रखो, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो मीन्स एंटायर इकोनॉमी। इनविजिबल हैंड। अब आते हैं इनविजिबल हैंड पर। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ से एसोसिएटेड है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि फ्री मार्केट में इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन इंडिविजुअल डिसीजंस के कंबाइंड इफेक्ट से सोसाइटी को भी बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक शॉपकीपर प्रॉफिट कमाना चाहता है। प्रॉफिट के लिए उसे कस्टमर्स को यूजफुल प्रोडक्ट देना होगा, रीजनेबल प्राइस रखनी होगी और कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म करना होगा। शॉपकीपर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है, लेकिन कंपटीशन के थ्रू कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। इसी मार्केट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब समझते हैं दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मार्जिनल थिंकिंग और संक कोस्ट। मार्जिनल थिंकिंग, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट या नेक्स्ट यूनिट। डिसीजन लेते वक्त हमें टोटल या एवरेज के बजाय नेक्स्ट यूनिट के एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल रूल है, टेक एन एक्शन इफ मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मान लो आप 2 आवर्स पढ़ चुके हो और डिसाइड कर रहे हो कि एक और आवर पढ़ना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन ये नहीं है कि पिछले 2 आवर्स में कितना बेनिफिट हुआ, क्वेश्चन है नेक्स्ट 1 आवर पढ़ने का एडिशनल बेनिफिट उस एडिशनल आवर की कॉस्ट से ज़्यादा है या नहीं। यही है थिंकिंग एट द मार्जिन। संक कोस्ट। अब संक कोस्ट वो कोस्ट है जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी है और जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आपने मूवी टिकट के 500 रुपये पे कर दिए, मूवी बोरिंग है और टिकट रिफंडेबल नहीं है। अब अगर आप सिर्फ ये सोचकर पूरी मूवी देखते हैं कि 500 दिए हैं अब तो देखनी ही पड़ेगी, तो आप संक कोस्ट फैलेसी में फंस रहे हैं। 500 ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं, वो डिसीजन लेने से वापस नहीं आएंगे। इसलिए करंट डिसीजन फ्यूचर बेनिफिट्स और फ्यूचर कॉस्ट्स के बेसिस पर होना चाहिए। सिंपल रूल, पास्ट अनरिकवरेबल पास्ट अनरिकवरेबल कॉस्ट्स को फ्यूचर डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं करने देना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग है द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट यू गिव अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप एक ऑप्शन चूज करते हैं तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आप सेक्रीफाइस करते हो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपका संडे को 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, 5 आवर स्टडी करना। ऑप्शन 2,
5 पार्ट टाइम वर्क करके 1000 रुपये अर्न करना। अगर आप स्टडी चूज करते हो तो आपने 1000 रुपये की अर्निंग अपॉर्चुनिटी गिव अप की। सो इन दिस एग्जाम्पल दैट फॉरगॉन अर्निंग कैन बी पार्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉस्ट का मतलब सिर्फ डायरेक्ट मनी नहीं होता, आपका टाइम, फॉरगॉन इनकम और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का वैल्यू भी रिलेवेंट हो सकता है। एग्जाम में जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो चॉइस करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या सेक्रीफाइस हुआ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर और पीपीएफ। अब समझते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर क्या होता है, जिसे शॉर्ट में पीपीएफ कहते हैं। पीपीएफ एक ग्राफ है जो शो करता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमी दो गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने प्रोड्यूस कर सकती है। मान लो एक एक इकोनॉमी सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस करती है, कंप्यूटर एंड कार्स। अगर इकोनॉमी ज़्यादा कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करना चाहेगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उसे कुछ कार्स की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पीपीएफ से कनेक्ट होता है। पॉइंट्स ऑन द पीपीएफ। अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली पीपीएफ कर्व पर है तो रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर पॉइंट कर्व के अंदर है तो इकोनॉमी पॉसिबल आउटपुट से कम प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हो सकते हैं। और अगर पॉइंट करंट पीपीएफ के बाहर है तो करंट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ तो प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस जनरली अनअटेनेबल हैं। स्ट्रेट लाइन पीपीएफ। अगर पीपीएफ स्ट्रेट लाइन है तो जनरली कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक गुड की एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड की सेक्रीफाइस रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है। बोर्ड आउट पीपीएफ। अगर पीपीएफ आउटवर्ड बोर्ड कर्व है तो जनरली इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी को शो करता है। जैसे जैसे हम एक पार्टिकुलर गुड की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हमें दूसरे गुड की प्रोग्रेसिवली ग्रेटर क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। एग्जाम के लिए याद रखो, मूवमेंट अलोंग द पीपीएफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल। अब समझते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल। इस मॉडल में मेनली दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। और बेसिक मॉडल में दो इम्पॉर्टेंट मार्केट्स होते हैं, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और मार्केट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में हाउस होल्ड्स आर बायर्स एंड फर्म्स आर सेलर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी का लैपटॉप खरीदते हो, आप हाउस होल्ड साइड पर बायर हो और कंपनी सेलर है। मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर मार्केट में रोल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ हाउस होल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसे लेबर, और फर्म्स इन रिसोर्सेज को यूज़ करती है। सिंपल एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आप अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहे हो और कंपनी आपको वीक या सैलरी पे कर रही है। सो एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट की बात कर रहा है या फैक्टर मार्केट की। गुड्स मार्केट में हाउस होल्ड जनरली बायर्स और फर्म्स सेलर्स होते हैं। फैक्टर मार्केट में हाउस होल्ड फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं और फर्म्स उन फैक्टर्स को डिमांड करती है। इसी तरह गुड्स सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और मनी इकोनॉमी में सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट पर, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है एज इट इज। ये एक फैक्चुअल या टेस्टेबल क्लेम होता है। इस स्टेटमेंट को डेटा और एविडेंस के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीजिंग द मिनिमम वेज रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दो, ज़रूरी नहीं कि स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू हो। इम्पॉर्टेंट यह है कि क्लेम को डेटा से टेस्ट किया जा सकता है, इसी वजह से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
नॉर्मेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। ये यूजुअली वैल्यू, जजमेंट या ओपिनियन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिमम वेज शुड बी इंक्रीज्ड। यहाँ वर्ड शुड यूज हुआ है और स्टेटमेंट एक रिकमेंडेशन या वैल्यू जजमेंट दे रहा है। सिंपल ट्रिक: पॉजिटिव व्हाट इज, नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी और शुड बी। एग्जाम में शुड, मस्ट, ऑट, टू जैसे वर्ड्स नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कुछ प्रो टिप्स एग्जाम के लिए। टिप नंबर 1: पीवीएफ प्रॉब्लम्स में मूवमेंट अलोंग द कर्व को अपॉर्चुनिटी कोस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करके देखो। टिप नंबर 2: संक कोस्ट वो कोस्ट है जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है और रिकवर नहीं की जा सकती। रेशनल फ्यूचर डिसीजंस में रिलेवेंट फ्यूचर कोस्ट्स और बेनिफिट पर फोकस करो। सर्कुलर फ्लो। टिप नंबर 3: सर्कुलर फ्लो क्वेश्चंस में केयरफुली चेक करो कि बायर कौन है और सेलर कौन है, और क्वेश्चन प्रोडक्ट मार्केट की बात कर रहा है या फैक्टर मार्केट की। और एक एक्स्ट्रा टिप: पॉजिटिव वर्सेस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करते वक्त सिर्फ स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है ये मत देखो। मेन क्वेश्चन ये है, क्या स्टेटमेंट एविडेंस से टेस्ट हो सकता है या वो वैल्यू जजमेंट है। सो दिस इज आवर कंप्लीट IITM बेस मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 1 वन शॉट रिवीजन। आज हमने कवर किया माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनविजिबल हैंड, मार्जिनल थिंकिंग, संक कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, सर्कुलर फ्लो मॉडल एंड पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द इन्फॉर्म्ड हब, लर्न टुडे बिल्ड टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सोचो, दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल 1 घंटे में 4 पिज्ज़ा या 8 बर्गर बना सकता है। अमन 1 घंटे में 2 पिज्ज़ा या 6 बर्गर बना सकता है। अब अगर राहुल दोनों चीज़ें अमन से बेटर बना लेता है तो क्या अमन के साथ ट्रेड करने का कोई फ़ायदा है? आपको लग सकता है आंसर नो होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है यस, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। इस वीडियो में हम IIT मद्रास BS डिग्री इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 2 को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तब भी वीडियो के एंड तक सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। टॉपिक 1: एब्सोल्यूट एडवांटेज। सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब होता है किसी पर्सन या कंट्री का किसी चीज़ को दूसरों से ज़्यादा एफिशिएंटली बनाना। मान लो इंडिया 1 घंटे में 10 किलो वीट प्रोड्यूस करता है और जापान सिर्फ 5 किलो वीट प्रोड्यूस करता है, तो वीट प्रोडक्शन में इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब मान लो कार्स के केस में जापान 20 कार्स बनाता है और इंडिया सिर्फ 10, तो कार्स में जापान के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। यानी जो ज़्यादा प्रोड्यूस करे या कम रिसोर्सेज में प्रोड्यूस करे उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट्स इसी पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक 2: कंपेरेटिव एडवांटेज। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंपेरेटिव एडवांटेज। ये क्वांटिटी नहीं देखता, ये देखता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इस सेक्रीफाइस को इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मान लो इंडिया 1 घंटे में या तो 10 किलो या 10 वीट बना सकता है या 5 स्टील। अगर इंडिया एक स्टील बनाता है तो उसे 2 वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ जापान 1 घंटे में 8 वीट या 8 स्टील बना सकता है। जापान को एक स्टील बनाने के लिए सिर्फ 1 वीट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो स्टील में कंपेरेटिव एडवांटेज जापान के पास हुआ क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। इसी तरह वीट में कंपेरेटिव एडवांटेज इंडिया के पास होगा। और याद रखना, इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा कंपेरेटिव एडवांटेज के बेसिस पर होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज के बेसिस पर नहीं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक 3: अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी एक ऑप्शन को चूज करने के लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव आप छोड़ देते हो। फॉर्मूला याद रखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू सेक्रीफाइस डिवाइड गेन। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 आवर में
या तो 6 वीट बनता है या 2 स्टील। अगर आप 2 स्टील बना रहे हो तो 6 वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो 1 स्टील की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई 3 वीट। एग्जाम में इसी के कैलकुलेशन पर डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक 4, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। अब जब दोनों कंट्रीज़ को पता चल गया है कि किस प्रोडक्ट में उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो हर कंट्री वही प्रोडक्ट बनाएगी जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पेशलाइजेशन। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करती है, इसी को ट्रेड कहते हैं। रिजल्ट, दोनों कंट्रीज़ पहले से ज़्यादा कंज्यूम कर पाती है और वर्ल्ड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक 5, टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब सवाल आता है एक्सचेंज किस प्राइस पर होगा। रूल बहुत सिंपल है, ट्रेड प्राइस दोनों कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में होना चाहिए, तभी दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलेगा। अगर प्राइस इस रेंज के बाहर हुआ तो किसी एक कंट्री को लॉस होगा और ट्रेड नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। टॉपिक नंबर 6, सप्लाई शिफ्ट। आप डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो आइसक्रीम बनाने के लिए मिल्क यूज़ होता है। अगर मिल्क महंगा हो गया है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनीज कम प्रोडक्शन करेंगी, इसलिए सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा। रिजल्ट, प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 7, इनकम इनकम इफेक्ट। इनकम बढ़ने से हर प्रोडक्ट की डिमांड सेम तरह चेंज नहीं होती। नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, स्मार्टफोन्स और कार्स, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, जैसे लोकल चीप नूडल्स या पब्लिक बस, क्योंकि लोग क्योंकि लोग बेटर अल्टरनेटिव्स चूज़ करने लगते हैं। तो इसी के साथ हमने अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया और अब चलते हैं कुछ एग्ज़ाम टिप्स की तरफ। एग्ज़ाम में ये 3 मिस्टेक कहीं मत करना। नंबर 1, हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करो। नंबर 2, एब्सोल्यूट एडवांटेज को देखकर आंसर मत टिक कर देना। नंबर 3, कंपैरेटिव एडवांटेज ही ट्रेड का बेस होता है। तो अगर आज का रिवीजन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दी इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री इन मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस की पूरी इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट हिंदी में चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। सोचो आप रोज़ 20 रुपए की एक चॉकलेट खरीदते हैं, एक दिन उसकी प्राइस 25 रुपये हो जाती है। क्या आप उसे खरीदना बंद कर देंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर 50,000 का फ़ोन 60,000 का हो जाए तो बहुत से लोग उसे खरीदने का प्लान कैंसिल कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? इसी क्वेश्चन का आंसर है इलास्टिसिटी। आज हम आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 3 को सिंपल हिंदी में इंग्लिश में कंप्लीट रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी जब प्राइस, इनकम या किसी रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है, डिमांड या सप्लाई कितनी चेंज होती है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा रिएक्ट करे तो उसे इलास्टिक कहते हैं, और अगर बहुत कम रिएक्ट करे तो उसे इन इलास्टिक कहते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी। डिमांड इलास्टिसिटी 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है इलास्टिक डिमांड, जहाँ इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। इसमें प्राइस थोड़ा सा बढ़ाता है और अब डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लग्जरी प्रोडक्ट्स और जिनके बहुत सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। दूसरा है इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। इसमें प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सॉल्ट, पेट्रोल, मेडिसिन, इसके हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे सॉल्ट की प्राइस कुछ भी हो लेकिन लोग यूज़ करेंगे, पेट्रोल लोग यूज़ करेंगे, मेडिसिन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइवलीहुड में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और यूज़फुल है ये। तो और तीसरा है यूनिट इलास्टिक डिमांड, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली 1 होती है। इसमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेम परसेंटेज से चेंज होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने मिड पॉइंट मेथड। अब एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आईआईटी मद्रास असाइनमेंट्स में जनरली मिड पॉइंट मेथड यूज़ किया जाता है। इस मेथड का फ़ायदा ये है कि चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़, आंसर सेम आता है।
इसीलिए कैलकुलेशंस में हमेशा मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना सेफ रहता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर डिमांड इनएलास्टिक हो और कंपनी प्राइस बढ़ाए तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट फिर भी खरीदते हैं। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक हो और कंपनी प्राइस बढ़ाए तो टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदना कम कर देते हैं। और यूनिट इलास्टिक केस में टोटल रेवेन्यू लगभग कांस्टेंट रहता है। अब समझते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी बताती है कि इनकम बढ़ने या कम होने पर डिमांड कैसे चेंज होती है। अगर इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़े तो उससे नॉर्मल गुड कहते हैं, और अगर इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाए तो उसे इन्फीरियर गुड कहते हैं। जैसे लोग इनकम बढ़ने पर पब्लिक बस की जगह अपनी कार या कैब यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब समझते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बीच का रिलेशन बताती है। अगर टी की प्राइस बढ़ने पर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाए तो दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, और अगर कार की प्राइस बढ़ने पर पेट्रोल की डिमांड कम हो जाए तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं। आप समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं सप्लाई की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताती है कि प्रोड्यूसर्स प्राइस चेंज होने पर प्रोडक्शन कितनी जल्दी बढ़ा या घटा सकते हैं। शॉर्ट रन में सप्लाई जनरली इनएलास्टिक होती है, क्योंकि प्रोडक्शन इंस्टेंटली नहीं बढ़ सकता, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनीज नई फैक्ट्रीज और रिसोर्सेस ऐड कर सकती है, इसलिए सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है। कुछ ज़रूरी एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अब एग्ज़ाम के लिए 3 बातें याद रखिए। पहली, कैलकुलेशंस में मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कीजिए। दूसरी, इनकम और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पर ध्यान दीजिए। और तीसरी, डिमांड कर्व की स्लोप और इलास्टिसिटी सेम चीज़ नहीं होती। तो इसी के साथ अगर आज की वीडियो से इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दी इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगला IITM वीक किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। सोचो आपकी एक किराए घर की तलाश में हो और गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि कोई भी लैंडलॉर्ड 10,000 से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकता। सुनने में तो ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे सबको घर मिल जाएगा या फिर मार्केट में नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे? और अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगा दे तो उस टैक्स का असली burden बायर उठाता है या सेलर? आज की इस वीडियो में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। आई एम प्रियांशु। तो सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नॉर्मली मार्केट में प्राइसेस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने या प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए मार्केट में इंटरफेयर करती है। इस प्रोसेस को गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहते हैं। ये इंटरवेंशन मेनली 2 तरीके से होता है, प्राइस कंट्रोल्स एंड टैक्सेस। तो अगला टॉपिक अब समझते हैं हम अपना, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस सेलिंग की। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है, जिससे ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता। अगर ये मैक्सिमम प्राइस मार्केट के इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रखी जाए तो कस्टमर ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, लेकिन सेलर्स कम सप्लाई करेंगे। इसी वजह से शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेंट कंट्रोल। अब बात करते हैं प्राइस फ्लोर की। प्राइस फ्लोर एक मिनिमम लीगल प्राइस होती है। इससे कम प्राइस पर प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। अगर गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर सेट कर दे तो सेलर्स ज़्यादा सप्लाई करते हैं, लेकिन बायर्स कम खरीदते हैं। रिजल्ट होता है सरप्लस। मिनिमम वेज इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। तो अगला टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। अब समझते हैं सरप्लस।
कंज्यूमर सरप्लस का मतलब है किसी बायर की खुशी। मान लीजिए आप किसी हेडफोन के लिए 3,000 देने को रेडी थे, लेकिन मार्केट में वही हेडफोन 2500 का मिल गया, तो आपको 500 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। इसी को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इसका उल्टा है। मान लीजिए किसी सेलर ग्रुप को प्रोडक्ट बनाने में 800 का कॉस्ट आया और उसने उसे 1000 में बेच दिया, तो उसे 200 का प्रोड्यूसर सरप्लस मिला। तो अब हम अपना अगला टॉपिक समझते हैं, टोटल सरप्लस और मार्केट एफिशिएंसी। जब कस्टमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को ऐड करते हैं तो टोटल सरप्लस मिलता है। इकोनॉमिक्स कहता है कि फ्री मार्केट सबसे एफिशिएंट तब होता है जब डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पर मिलते हैं। इसी पॉइंट पर टोटल सरप्लस मैक्सिमम होता है। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम से दूर चला जाए तो सोसाइटी का ओवरऑल बेनिफिट कम हो जाता है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, टैक्सेस और टैक्स इंसिडेंस। अब आते हैं टैक्सेस पर। जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है तो प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस बढ़ जाती है। बायर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और सेलर्स को कम अमाउंट मिलता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि टैक्सेस का बर्डन किस पर ज़्यादा पड़ता है। आंसर है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। अगर बायर्स के पास अल्टरनेटिव नहीं है, जैसे पेट्रोल या मेडिसिन, तो बायर्स टैक्स का ज़्यादा हिस्सा पे करते हैं। और अगर सेलर्स इजीली प्रोडक्ट को कहीं और बेच सकते हैं तो उन पर बर्डन कंपैरेटिवली कम होता है। तो चलते हैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप्स की तरफ। एग्जाम के लिए सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखिए। प्राइस सीलिंग इज इक्वल टू शॉर्टेज, प्राइस फ्लो सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल सरप्लस। और टैक्स का बर्डन उस साइड पर ज़्यादा होता है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। तो अगर आज की वीडियो से वीक 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो लाइक करें, द इन्फॉर्म्ड हब को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला IITM वीक किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्केट्स एंड पॉलिसीज़ को डिटेल में समझेंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम 3 मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ्स और एक्सटर्नलिटीज़ एंड मार्केट फेलियर। हर टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ साथ उन सभी क्वेश्चन को भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आप IIT मद्रास PS या किसी भी इकोनॉमिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स या बिजनेसेस से टैक्स कलेक्ट करना, जिससे पब्लिक सर्विसेज जैसे रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाए जा सके। प्रेजेंटेशन में पहला कॉन्सेप्ट है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टैक्स पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। यानी अगर गवर्नमेंट हर यूनिट पर 30 रुपये टैक्स लगाती है और 360 यूनिट सेल होते हैं तो रेवेन्यू 10,800 होगा। अब बात करते हैं डेडवेट लॉस या DWL की। जब टैक्स लगता है बायर्स ज़्यादा प्राइस पे करते हैं और सेलर्स को कम अमाउंट मिलता है। इस वजह से मार्केट में ट्रांजैक्शंस कम हो जाती है। जो इकोनॉमिक्स बेनिफिट परमानेंटली लूज हो जाता है उसे डेडवेट लॉस कहते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाइड इफेक्ट। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर टैक्स डबल हो जाता है तो डेडवेट लॉस सिर्फ डबल नहीं होता बल्कि अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि DWL ट्रायंगल के एरिया से कैलकुलेट होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। LED बल्ब पर 30 रुपये पर यूनिट टैक्स लगाया गया। रेवेन्यू और डेडवेट लॉस फाइंड करना है। सबसे पहले न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है, उस पर टैक्स रेवेन्यू निकालते हैं। प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि रेवेन्यू अराउंड 800 आया है और डेडवेट लॉस 600 है। एग्जाम में याद रखिए रेवेन्यू हमेशा टैक्स इंटू क्वांटिटी से कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन 2। अब दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 2 जीरो रेवेन्यू टैक्स है एंड क्वेश्चन 1 था LED बल्ब टैक्स। ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है कि अगर किसी टैक्स या टैक्स से गवर्नमेंट को जीरो रेवेन्यू मिल रहा है
तो डेड वेट लॉस भी ज़ीरो होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर टैक्स इतना ज़्यादा हो जाए कि मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन ही ना हो तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़ीरो मिलेगा, लेकिन मार्केट कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका होगा। इस सिचुएशन में डेड वेट लॉस मैक्सिमम होता है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, होटल रूम टैक्स। अब तीसरा क्वेश्चन, होटल रूम टैक्स 400 से 800 हो गया, क्या रेवेन्यू भी एग्जैक्टली डबल हो जाएगा? आंसर है नहीं। हायर टैक्स की वजह से होटल रूम्स की डिमांड हाई टैक्स की वजह से होटल रूम्स की डिमांड कम हो जाएगी। रेवेन्यू इंक्रीज करेगा लेकिन एग्जैक्टली डबल नहीं होगा। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग डेबिट लॉस मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से 4 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है। अब चलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पर। सबसे पहले फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब है कंट्रीज के बीच गुड्स और सर्विसेज का फ्री एक्सचेंज। इससे कंज्यूमर्स को चीपर प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इकोनॉमी ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती है। अब बात करते हैं टैरिफ्स की। टैरिफ इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया गया टैक्स होता है। टैरिफ की वजह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इंपोर्ट्स रिड्यूस होते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन मार्केट में डेबिट लॉस भी क्रिएट होता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है इंपोर्ट कोटास। कोटा टैक्स नहीं होता, ये डायरेक्टली इंपोर्टेड क्वांटिटी को लिमिट करता है। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट कोटा लाइसेंसेस ऑक्शन करे तो कोटा और टैरिफ के इकोनॉमिक इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। हाँ, अब देखते हैं ट्रेड के क्वेश्चन एंड अप्रोच। क्वेश्चन 1, मार्केट ओपनिंग। क्वेश्चन कहता है कि ट्रेड ओपन होने के बाद प्राइस 500 से 400 हो गया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? प्राइस कम होने की वजह से कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा। कंज्यूमर सरप्लस 350 मिलियन बढ़ता है, प्रोड्यूसर सरप्लस 200 मिलियन रिड्यूस होता है, नेट टोटल सरप्लस 150 मिलियन इंक्रीज होता है, यानी इकोनॉमी ओवरऑल बेनिफिट में रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टैरिफ वर्सेस इंपोर्ट कोटा। टैरिफ और इंपोर्ट कोटा में डिफरेंस क्या है? दोनों इंपोर्ट्स रिड्यूस करते हैं, दोनों डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोटा लाइसेंसेस ऑक्शन करे तो दोनों पॉलिसीज ऑलमोस्ट सेम रेवेन्यू और सेम इकोनॉमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अब आते हैं एक्सटर्नलिटीज़ पर। एक्सटर्नली एक्सटर्नलिटी तब होती है जब किसी बायर और सेलर की एक्टिविटी का इम्पैक्ट किसी तीसरे पर्सन पर पड़ता है, जैसे पॉल्यूशन या नॉइज़। प्रेजेंटेशन में अगला कॉन्सेप्ट है कोएजे थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो तो प्राइवेट पार्टीज आपस में नेगोशिएट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं करेक्टिव टैक्सेस की। ये टैक्सेस पॉल्यूशन जैसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेडेबल पेमेंट्स। गवर्नमेंट पॉल्यूशन की मैक्सिमम लिमिट सेट करती है, फर्म्स परमिट्स को बाय और सेल कर सकती हैं। इससे एनवायरमेंटल टारगेट मिनिमम कॉस्ट पर अचीव किया जा सकता है। अब एक्सटर्नलिटीज़ के क्वेश्चन एंड अप्रोच देखते हैं। क्वेश्चन 1, फ्लोर मील नॉइज। क्वेश्चन में दिया गया है कि सुनीता का कॉस्ट 8000 है, विक्रम विक्रम को 5000 का डैमेज हो रहा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट 4000 है। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होने की वजह से बार्गेनिंग सक्सेसफुल नहीं होती, फाइनल आउटकम लीगल राइट्स पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 2, करेक्टिव टैक्स। शुगर केन जूस वेस्ट पर 10 रुपये करेक्टिव टैक्स लगाया गया। करेक्टिव टैक्स एक्सटर्नल कॉस्ट को इंक्लूड करता है, इस वजह से कंजम्पशन ऑप्टिमल लेवल तक रिड्यूस होती है। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग टोटल सरप्लस 5 रुपीज़ इंक्रीज हो जाता है। ट्रेडेबल परमिट्स। क्वेश्चन 3, 3 फर्म्स को पॉल्यूशन परमिट्स दिए गए हैं। जिस फर्म की पॉल्यूशन रिड्यूस करने की कॉस्ट कम होगी वो परमिट्स सेल करेगी, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी वो परमिट्स बाय करेगी। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग फर्म सी परमिट फर्म बी को सेल करती है और एनवायरमेंटल टारगेट 40,000 रुपीज़ की मिनिमम कॉस्ट पर अचीव होता है। तो आज हमने डिटेल में टैक्सेशन, टैक्स रेवेन्यू, डेडवेट लॉस, मल्टीप्लायर इफेक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ्स, इंपोर्ट कोटास, एक्सटर्नलिटीज, कोएजे थ्योरम, करेक्टिव टैक्स और ट्रेडेबल परमिट्स को समझा। साथ ही प्रेजेंटेशन में दिए गए सभी कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले इकोनॉमिक लेक्चर के लिए कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांशु। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 6 का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे: एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज एंड कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन।
सिर्फ थ्योरी नहीं, असाइनमेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम और ग्रेडेड असाइनमेंट्स दोनों इजी हो जाए। तो बिना किसी डीले के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नलिटीज़ की। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन या कंपनी के एक्शन का इम्पैक्ट किसी तीसरे पर्सन पर पड़ता है। जैसे इमेज में दिख रही फैक्ट्री प्रॉफिट कमा रही है लेकिन उसका पोल्यूशन सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। अब पोल्यूशन कंट्रोल करने के दो मेजर मेथड्स होते हैं। पहला है पोल्यूशन टैक्स। अगर पोल्यूशन की डिमांड कम हो जाए तो टैक्स सेम रहता है और क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा है ट्रेडेबल परमिट्स। इसमें गवर्नमेंट क्वांटिटी पहले ही फिक्स कर देती है। डिमांड कम होने पर परमिट की प्राइस गिरती है। अब आता है क्वेज़ी थ्योरम। ये कहता है कि अगर ट्रांजेक्शन ये कहता है कि अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट जीरो हो तो लोग आपस में नेगोशिएट करके एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे लीगल राइट्स किसी के भी पास हो। लेकिन रियल लाइफ में बार्गेनिंग और लीगल कॉस्ट की वजह से एग्रीमेंट फेल भी हो सकता है। इसी को ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को असाइनमेंट एग्जाम्पल्स से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है टेक्सटाइल क्लस्टर। अगर क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होने की वजह से पॉल्यूशन की डिमांड कम हो जाए तो टैक्स सिस्टम में प्राइस सेम रहेगा और क्वांटिटी रिड्यूस होगी। लेकिन परमिट सिस्टम में क्वांटिटी फिक्स्ड रहेगी और परमिट की प्राइस कम होगी। दूसरा एग्जांपल है दीपिका और मनोज का। दीपिका की फैक्ट्री को 90,000 का बेनिफिट होता है जबकि मनोज को 60,000 का लॉस है, क्योंकि बेनिफिट लॉस से ज़्यादा है। कोइजे थ्योरम के हिसाब से फैक्ट्री कंटिन्यू करेगी, ज़रूरत पड़ी तो दीपिका कंपनसेशन भी दे सकती है। तीसरा एग्जांपल है कबीर और मीरा का। यहाँ डील बेनिफिशियल है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट पर एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। इसी बार्गेनिंग प्रॉब्लम को ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। अब चलते हैं पब्लिक गुड्स की तरफ। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो ना राइवल होते हैं और ना ही एक्सक्लूडेबल। एग्जाम्पल के लिए फ्री रेडियो हर कोई यूज़ कर सकता है और किसी को यूज़ करने से रोका नहीं जा सकता। इसी वजह से फ्री राइडर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब बात करते हैं कॉमन रिसोर्सेज की। ये एक्सक्लूडेबल नहीं होते हैं लेकिन राइवल होते हैं। जैसे ओशियन फिश, जितनी फिश एक पर्सन पकड़ेगा उतनी दूसरों के लिए कम बचेगी। इसी सिचुएशन को ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहा जाता है। स्लाइड का लास्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। इकोनॉमिक्स में रिस्की जॉब्स के एक्स्ट्रा वेक का यूज़ करके ह्यूमन लाइफ की इम्प्लाइड वैल्यू एस्टिमेट की जाती है। अब असाइनमेंट एग्जांपल्स देखते हैं। प्राइवेट रिसोर्ट लेक एक प्राइवेट गुड है क्योंकि ओनर दूसरों को यूज़ करने से रोक सकता है। गवर्नमेंट लेक कॉमन रिसोर्स है क्योंकि सब यूज़ कर सकते हैं और ओवर यूज़ का रिस्क होता है। अगला एग्जांपल कम्युनिटी रेडियो और फिशिंग हैमलेट का है। रेडियो फ्री राइडर प्रॉब्लम को शो करता है, फिशिंग ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स को। और लास्ट क्वेश्चन में राजेश को रिस्की माइनिंग जॉब के लिए 60,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। डेट रिस्क सिर्फ 0.6% बढ़ता है। कैलकुलेशन होगी 60,000 डिवाइड बाय 0.006। आंसर आता है ₹1 करोड़। इसकी वैल्यू को इकोनॉमिस्ट्स पॉलिसी डिसीजंस में एस्टिमेट के रूप में यूज़ करते हैं। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। बिजनेस में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली कैश में पे की जाती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो अपॉर्चुनिटी होती है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सेक्रीफाइस की गई। अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को कंसिडर करता है। अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट नेगेटिव हो तब बिजनेस कंटिन्यू करना इकोनॉमिकली सही डिसीजन नहीं होता। और लास्ट कॉन्सेप्ट है डाइमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ते हैं एक पॉइंट के बाद हर नया वर्कर पहले से काम कम आउटपुट देता है। इसी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने लगती है। अब असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्नेहा ने 2.4 लाख रुपये सैलरी वाली जॉब छोड़ दी और 4 लाख की सेविंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। सेविंग्स पर 7% इंटरेस्ट मिल सकता था, इसलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी 2,40,000 प्लस 28,000 यानी 2,68,000। दूसरा एग्जाम्पल है विक्रम एक्सप्रेस का है।
दूसरा एग्जांपल विक्रम प्रेस का है। अकाउंटिंग प्रॉफिट 4 लाख है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद इकोनॉमिक प्रॉफिट नेगेटिव 50,000 हो जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से बिजनेस कंटिन्यू करना सही डिसीजन नहीं है। और टॉय फैक्ट्री वाले एग्जांपल में डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से एडिशनल प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, आज हमने वीक 6 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन रिवाइज किए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। The Informed Hub, I'm Priyanshu. Welcome to Principle of Economics, Week 7 Concepts and Solutions। इस वीडियो में हम कोस्ट प्रोडक्शन, इकोनॉमिक प्रॉफिट, कोस्ट कर्व्स, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। आज हम 5 टॉपिक्स कवर करेंगे: कोस्ट प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, कोस्ट कर्व्स, कॉम्पिटिटिव फर्म डिसीजन रूल्स, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को सब्जेक्ट करता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है। फॉर्मूला: इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जैसे ओनर का टाइम या इन्वेस्टेड कैपिटल। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग रन कॉस्ट: मार्जिनल कॉस्ट बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना एडिशनल कॉस्ट आता है। फॉर्मूला: MC इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट प्लस चेंज इन क्वांटिटी। फिक्स्ड फीस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को इंक्रीज करती है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कॉम्पिटिटिव मार्केट रूल्स: कॉम्पिटिटिव मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन: प्राइस इज इक्वल टू marginal cost. Shutdown rule: price is lesser than ABC. Long run exit: price is lesser than ETC. Long run equilibrium: लॉन्ग रन में फ्री एंट्री और एग्जिट की वजह से इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो हो जाता है। फर्म्स एफिशिएंट स्केल पर प्रोड्यूस करती है और मार्केट प्राइस मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, यहाँ इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है। टोटल रेवेन्यू 30 लाख था, टोटल कॉस्ट 28.6 लाख बनी, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉफिट 1.4 लाख है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, ब्रेक करंट एग्जाम्पल में वर्क हायर करने से आउटपुट 15 ब्रेक्स इंक्रीज हुआ और टोटल और कॉस्ट 600 बढ़ी। फॉर्मूला: MC इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 40 रुपीज़ पर ब्रेक। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, लाइसेंस फी एक फिक्स कॉस्ट है, इससे AFC और ETC इंक्रीज होते हैं, लेकिन MC और EVC अनचेंज रहते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 एंड 5, 21st यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट 1/2 रुपीज़ का कैलकुलेट होता है और एफिशिएंट स्केल्स वही आउटपुट लेवल होता है जहां एवरेज टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 एंड 7, यदि प्राइस ABC से ज़्यादा है लेकिन ETC से कम है तो फर्म शॉर्ट रन में कंटिन्यू करेगी, लेकिन लॉन्ग रन में मार्केट से एग्जिट करना बेटर डिसीजन होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8, 9 एंड 10, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होता है। डिमांड बढ़ने के बाद भी लॉन्ग रन में प्राइस से मिनिमम ETC पर आ जाती है और गिवन एग्जांपल्स मार्केट में 500 फर्म्स ऑपरेट करती है। तो आज की पॉइंट्स: प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन P इज इक्वल टू MC, शटडाउन रूल P इज लेसर देन ABC, एग्जिट रूल P इज लेसर देन ETC, लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो। ये कॉन्सेप्ट IIT मतलब BS एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत ही इजी इंग्लिश में समझेंगे इस वीडियो में। मोनोपोली की डेफिनेशन, मोनोपोली पावर, कॉपीराइट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्जिनल रेवेन्यू, डेडवेट लॉस और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मोनोपोली होती क्या है। मोनोपोली तब होती है जब मार्केट में सिर्फ एक सेलर हो और उसके प्रोडक्ट को कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो। अगर कस्टमर इजीली किसी और ब्रांड पर स्विच कर सकते हैं तो वो मोनोपोली नहीं होती। मोनोपोली पावर लिमिट्स, मोनोपोली पावर तब तक ही रहती है जब तक अल्टरनेटिव्स अवेलेबल ना हो। अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट इंपोर्ट हो सकता है या दूसरी जगह से मिल सकता है तो मोनोपोली की पावर वीक हो जाती है। कॉपीराइट्स एंड मोनोपोली, कॉपीराइट और पेटेंट किसी क्रिएटर को टेम्परेरी मोनोपोली देते हैं। इसका मतलब सिर्फ वही अपनी क्रिएशन को लीगली सेल कर सकता है। मोनोपोली फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए MR इज इक्वल टू MC रूल फॉलो करती है। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट यानी ATC निकालने का फार्मूला टोटल को डिवाइड बाय क्वांटिटी। अगर दो फर्म्स मार्केट इक्वली शेयर करें तो इसी फार्मूला से पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। मोनोपोली सप्लाई कर्व, कॉम्पिटिटिव मार्केट के अपोजिट मोनोपोली का कोई इंडिपेंडेंट सप्लाई कर्व नहीं होता। मोनोपोली फर्म प्राइस टेकर
नहीं, बल्कि प्राइस मेकर होती है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड और कॉस्ट को देखकर डिसाइड की जाती है। मार्जिनल रेवेन्यू, मोनोपोली में एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है। इससे दो इफेक्ट्स आते हैं, आउटपुट इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट। इन दोनों को मिलाकर मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए फर्म तब तक प्रोडक्शन बढ़ाती है जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा या बराबर ना हो। जहाँ MRMC से नीचे चला जाए वहीं प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया जाता है। टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट, और उसके बाद क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह मोनोपोली का टोटल प्रॉफिट निकाला जाता है। डेट विथ लॉस, मोनोपोली कम कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है और हायर प्राइस चार्ज करती है। इस वजह से सोसाइटी का कुछ वेलफेयर लॉस हो जाता है, जिससे डेट वेट लॉस कहते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अलग अलग कस्टमर्स से अलग अलग प्राइस लेना। अगर फर्म कस्टमर्स को उनकी विलिंगनेस को पे के हिसाब से चार्ज करे तो उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने मोनोपोली के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए। डेफिनेशन, मोनोपोली पावर, कॉपीराइट, ETC, सप्लाई कर, मार्जिनल रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डेरिवेटिव लॉस और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।